हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर को और आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 19 जून के सभी करंट अफेयर को। आराम से देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। आइए 19 जून का सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको पता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बिल्ली की 4 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है और इसके निर्माण का ये जो अलायंस है, इसे बनाने का श्रेय भी इंडिया को दिया जाता है। 2023 में भारत के ही प्रयासों से, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इसका गठन किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का घोषणा की गई थी इसी साल की इसका हेडक्वार्टर इंडिया में स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थापित किया गया और अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर है वर्तमान में भूपेंद्र यादव। तो ये बने हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष। अच्छा, बिग कैट अलायंस से तो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां कौन कौन सी है? अगर हम इनकी बात करें तो टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, ये 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है जिनको हम शेर, लॉयन, है ना, टाइगर, लेपर्ड बोलते हैं। तो इनके संरक्षण किया जाना, इनका कंजर्वेशन किया जाना इस अलायंस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष कौन बनाए गए? एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। अभी इस असेंबली की बैठक आयोजित की गई थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी और यहीं पर डिसीजन लिया गया कि भूपेंद्र यादव इसके हैं अध्यक्ष। इसी के साथ आईएफएस अधिकारी सत्य प्रकाश यादव, ये भी इंडिया के ही हैं, इनको डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है, भारत के आईएफएस अधिकारी। अब बात आती है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने देश शामिल है। अगर देखिए, गठन के बारे में आपको बता चुका हूं कि 2023 में इसका गठन किया गया था। इसके अलावा अगर इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 5 मेंबर कंट्री है। 27 देशों से बात चल रही है, शायद वो ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर, पर अभी 5 मेंबर इसके देखने को मिलते हैं। इंडिया के अलावा निकारागुआ, स्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया, ये 4 और देश और इंडिया, 5 देशों का एक संगठन है। स्थापना जब इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, तब इसकी स्थापना की गई है 2023 में। आप कमेंट कीजिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, कमेंट में आंसर कीजिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यह इंडिया में है, नई दिल्ली में। कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा कन्वेंशन किसके द्वारा अपनाया गया है? कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड इन वर्क एनवायरमेंट या वर्क प्लेस। तो एक कन्वेंशन है, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लेबर हैं, आपको पता है जो उनका वर्किंग प्लेस है, जहां पर भी वो काम करते हैं, वहां पर जरूरी है कि किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब जैविक खतरों से उनकी सुरक्षा किया जा सके। तो इसके लिए कन्वेंशन अपनाया गया है, एक बोल सकते हैं ट्रीटी अपनाई गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में श्रमिकों के अधिकार, है ना, उनके सम्मान के लिए और श्रमिकों के रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए काम करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने अपनाया है एक कन्वेंशन, कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा का कन्वेंशन। आंसर हो जाएगा आंसर डी। इस कन्वेंशन के तहत होगा ये कि जो वर्कर्स है ना, उनको बायोलॉजिकल हैजार्ड से बचाने के लिए, जैविक खतरों से बचाने के लिए लॉज बनाए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, और फिर सभी देश उस पॉलिसी के आधार पर अपने देश में कानून बनाएंगे, अपने जो वर्कर्स है देशों के, जो भी श्रमिक है, उनकी रक्षा के लिए काम करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। तो ये पूरा कन्वेंशन इंटरनेशनली लागू किया जाएगा। आपको पता है अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, 113वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था। वैसे हर साल यह कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आयोजित होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो यहां पर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसमें पहली बार
बायोलॉजिकल हैजार्ड से वर्कर और लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया और कन्वेंशन को नाम दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायोलॉजिकल हैजार्ड इन द वर्किंग एनवायरनमेंट कन्वेंशन 2025। तो वैसे आपको बायोलॉजिकल हैजार्ड समझ में आता है? अगर हम जैविक खतरों की बात करते हैं तो जब भी श्रमिक देखिए कहीं पर भी काम करता है, चाहे वो कारखाना हो, फैक्ट्री हो, अदर कोई सा प्लेस हो, तो वहां पर जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है ना, इस प्रकार का कोई भी अगर टॉक्सिक पदार्थ देखने को मिलता है, कोई भी पैरासाइट देखने को मिलता है, तो इनसे उन वर्कर को बचाया जाना इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है। यही कहलाते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, तो कन्वेंशन को अपनाने के बाद इंटरनेशनली लॉ सेट किए जाएंगे, इंटरनेशनली पॉलिसी सेट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर देश भी अपने यहां पर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पॉलिसी का निर्माण सभी देशों को करना होगा जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। तो इसके द्वारा कन्वेंशन को लाया गया। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वर्ल्ड में लेबर्स जो श्रमिक वर्ग है उनका सेफ्टी के लिए काम करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सभी देशों के मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, इसके लिए ये संस्था का मुख्य कार्य है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल इसके गिलबर्ट हॉगबो है, वर्तमान में टोंगो देश से आते हैं, टोगो कंट्री से। इसे 1969 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो इसके द्वारा कन्वेंशन को हाल ही में अपनाया गया श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको सबसे पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। देखिए ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल सारी एग्जाम आपकी लाइनअप है। वहां पर आपको एक कॉमन जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में वो साइंस है। तो यहां पर आप साइंस की बायोलॉजी के 400 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको एक तो डिटेल्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा 400 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, और इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। पीडीएफ में अगर आपको डिटेल समझ नहीं आती है तो आप वीडियो सॉल्यूशन या वीडियो लेक्चर भी यहां पर देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे 400 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू के। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। चलिए तब तक आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चा में रहा ईरान किन दो सागरों के मध्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि इजराइल और ईरान के मध्य में वॉर की सिचुएशन है। वॉर की सिचुएशन क्या? वॉर, दोनों देश वॉर के अंदर ही हैं अभी। तो ईरान से या इजराइल के मैप से उनकी जो नेबर कंट्री है वहां से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। कौन से सागर से टच होते हैं, यहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर स्पेशली हम ईरान से ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। यहां पर दो सागरों के मध्य में स्थित है ईरान। अगर हम मैप पर उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से दो सागर है, क्वेश्चन हमारा ये। तो ईरान की अगर हम मैप पर लोकेशन देखते हैं तो ईरान के उत्तर में हमको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, और दक्षिण में आते हैं तो हमको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि उत्तर में कौन सा सागर है और दक्षिण में कौन सा। तो यहां पर मैप पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम ईरान का मैप देखते हैं तो इसके उत्तर में हम आएंगे कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, और दक्षिण में हम आएंगे तो ये हमको फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी ईरान में, है ना, उत्तर और दक्षिण। नेबर कंट्रीज की बात करें तो ईरान 7 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम ईस्ट में आते हैं ईरान की तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पश्चिम में चलेंगे, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम में, तो इधर से टच होगा अजरबैजान, और इधर आएंगे तो आर्मेनिया, इधर से तुर्की टच होगा, कितने होगा 6, और इधर से इराक बाउंड्री शेयर करता है ईरान के साथ में। तो पूर्व से 3 देश और पश्चिम से 4 देश ईरान से बाउंड्री शेयर करते हैं, टोटल हो जाते हैं 7 देश। उत्तर में कैस्पियन सी, दक्षिण में पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है। और थोड़ा अगर हम जूम करते हैं तो यहां पर हमको दक्षिण में ईरान के दक्षिण में एक स्ट्रेट देखने को मिलता है, एक जल डमरू मध्य देखने को मिलता है। यह भी पूछा जाता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज।
क्वेश्चन ऐसा भी आता है किस देश के दक्षिण में, तो ईरान के दक्षिण में है, और किन दो सागर को ये कनेक्ट करता है? हॉर्मुज जल संधि या जल डमरू मध्य स्ट्रेट, किन दो सागर को कनेक्ट करता है? तो पर्सियन गल्फ, और इधर देखने को मिलता है गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर आपको शायद मैप पर दिखाई ना दे, पर यह है गल्फ ऑफ ओमान, और पश्चिम में आते हैं तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, और बीच में यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगा ईरान के दक्षिण में। तो ये ईरान की लोकेशन आपको क्लियर हो जाती है। इसके कंट्री और उसके जो प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, इनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। अब यहां पर इजराइल की बॉर्डर की बात करते तो इजराइल से टच होने वाले देश देखिए, इजराइल से इधर से जॉर्डन टच हो जाता है, इधर से सीरिया, इधर से लेबनान, और दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो इजिप्ट। ये चार देश बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? इजराइल के साथ। अब यहां पर एक और चीज है कि इजराइल से फिलिस्तीन की भी बाउंड्री टच होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहां हमने क्यों नहीं गिना है। अब देखिए, अगर इजराइल के दक्षिण में हम आते हैं तो यहां पर हमको एक गल्फ देखने को मिलता है। इस गल्फ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम इस गल्फ की बात करें जो कि इजराइल के दक्षिण में है, तो गल्फ ऑफ एकाबा इसका नाम है। ये और दक्षिण में जाते हैं तो रेड सी से टच होता है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। इजराइल के दक्षिण में कौन सी गल्फ है, कौन सी खाड़ी है? तो गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, चार कंट्री के अलावा फिलिस्तीन जो टच होता है इजराइल से, लेकिन यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा देता है। ठीक है, वैसे ये भी देश है और टच होता है, लेकिन नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फुल मेंबर स्टेट का दर्जा इसे नहीं दिया गया अभी तक। इसीलिए जब आप गूगल करते हो और आप इंटरनेशनली कोई ऐसी चीज देखते हैं, विकिपीडिया वगैरह, तो वहां पर आपको फिलिस्तीन का नाम देखने को नहीं मिलता है जनरली, पर फिलिस्तीन भी टच करता है इजराइल से। तो ये जो नेबर कंट्री है उनको याद रखिएगा, दोनों देशों की। ठीक है, कौन से गल्फ है दोनों देशों के आसपास, उनको याद रखिएगा। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक 10 साल की जो अवधि है उसको जल विद्युत का दशक घोषित किया है? डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर भारत के किस राज्य ने घोषित किया 2025 से 2035 को? तो यह अनाउंस किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक के टाइम पीरियड को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, 10 साल हाइड्रो पावर के। अब देखिए, घोषणा करने का कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पास अगर हम पोटेंशियल देखें जल विद्युत उत्पादित करने का, तो ये 58,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित कर सकता है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर हम करंटली देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान में हाइड्रो पावर कैपेसिटी 11,517 मेगावाट ही। आप समझ रहे, बहुत ज्यादा कम, 11,517 मेगावाट। इसलिए आगे 10 सालों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनका विकास किया जा सके, इसलिए 10 साल को 2025 से 2035 तक के टाइम पीरियड को इन्होंने घोषित किया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। अरुणाचल प्रदेश में ही इंडिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है जिसका नाम है सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया जा रहा है। वैसे 2008 में घोषित हो चुका था, लेकिन वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनका विरोध, ऊपर से पर्यावरण को संरक्षित किया जाना भी एक चैलेंज है इसके साथ। तो इन सभी कारणों से अभी ये अपने फर्स्ट फेज में ही है, प्रारंभिक चरण में है। अगर ये शुरू हो जाता है तो 11,000 मेगावाट विद्युत उत्पादित कर सकता है। 11,000 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना इंडिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी, पर अभी प्रारंभिक चरण में है। लेट्स सी इन फ्यूचर कब तक ये शुरू होता है, क्योंकि हर्डल्स काफी सारे हैं। पहाड़ी इलाका है अरुणाचल प्रदेश और वहां पर हर्डल्स बहुत है। इन्वायरमेंट प्रोडक्शन भी प्रायोरिटी है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी निर्माण हुआ नहीं है तो अभी छोड़ दो। भारत में टोटल हाइड्रो अगर पावर कैपेसिटी हम देखने जाते हैं तो ये 53,030 मेगावाट है ऑलमोस्ट वर्तमान में। भारत का सबसे बड़ा चालू अवस्था में जल विद्युत परियोजना हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र के सतारा में कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। टोटल कैपेसिटी है इसकी 1960 मेगावाट। भारत का अभी ये सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है सतारा महाराष्ट्र में। टोटल कैपेसिटी 1960। अगर
सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन जाता है तो फिर वो हो जाएगा 11,000 मेगावाट का। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर के रूप में घोषित किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। जितनी भी महिलाएं किसान हैं उनके सम्मान में, ठीक है, 2026 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता दी गई है। अब देखिए, अगर हम कंडीशन देखते हैं कि कारण क्या था, तो एग्रीकल्चर में महिलाओं की योगदान को पहचानना, पूरे वर्ल्ड में उसे प्रमोट करना और विमेन फार्मर के सामने जो भी समस्या आ रही है पूरे वर्ल्ड के सामने उसे लेकर आना कि जो एग्रीकल्चर में जितने भी विमेन्स काम कर रही है उनके अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनके जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसकी ओर वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर घोषित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है 2026 को। वैसे देखिए, अगर हम विमेन फार्मर से रिलेटेड वर्ल्ड और इंडिया का डेटा कंपेयर करते तो दुनिया भर में विमेन्स करीब 50% फूड सप्लाई में अपना योगदान देती है, जितने भी वर्किंग है। डेवलपिंग कंट्रीज में यह कंट्रीब्यूशन 60 से 80% तक देखने को मिल जाता है। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 80% वर्किंग वीमेन है, 100% जो वर्किंग वीमेन है उनमें से 80% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ओके, लेकिन फिर भी केवल 8.3% महिलाओं के पास ही जमीन का मालिकाना हक है, जबकि वो फार्मिंग कर रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रही है। 76.95% गांव की महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करती है, ठीक है। तो ये इंडिया का डेटा है। तो 2026 को घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर। इसके पहले 2025 जो करंटली चल रहा है, इसको यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग ईयर के रूप में घोषित किया है, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 से, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 से, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह मनाया जा रहा है 2025 में। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो आईसीसी ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें बताया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप है और इस बार 13वां एडिशन है 2025 में, यह संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। इस बार यह हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच होंगे ना वो श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल है, पाकिस्तान इंडिया आएगा नहीं, इंडिया पाकिस्तान जाता नहीं है, तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस अगर होते हैं और फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान पहुंचते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होंगे श्रीलंका में। यह है हाइब्रिड मॉडल। तो दोनों देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला है आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन है इस साल। ओके, कब से कब तक? 30 सितंबर को शुरू होगा, 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। टोटल 8 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। पहला मैच 30 सितंबर 2025 को होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य में खेला जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में, है ना। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार शुरू किया गया था 1973 में और तब पहला जो इवेंट है, वर्ल्ड कप है, वो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था पहली बार। अब 12वां एडिशन की बात करें जो 2022 में हुआ था, इसके पहले वाला, तो वो हुआ था न्यूजीलैंड में। विनर रही ऑस्ट्रेलिया, 7वां खिताब था इसका, और रनर अप रही इंग्लैंड। और अब 13वां एडिशन आयोजित किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। भारत ने अभी तक विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है, हालांकि हम 2 बार फाइनल तक गए हैं। हमारी जो विमेन टीम है वो 2 बार फाइनल तक गई लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। एक बार हम 2005 में फाइनल में पहुंचे थे और एक बार 2017 में। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। जो शरणार्थी होते हैं, जो किसी एक देश में जहां रहने वाले हैं वहां पर गृह युद्ध के कारण, है ना, हिंसा के कारण, वॉर के कारण, या फिर भूखमरी है, देश में गरीबी है बहुत ज्यादा, तो इसके कारण माइग्रेट कर जाते हैं।
तो वो किसी और देश में शरण लेते हैं, इन्हें कहा जाता है शरणार्थी। ओके। अब दिक्कत ये है कि वर्ल्ड में शरणार्थियों के साथ बहुत शोषण होता है। जब वो अपना देश छोड़ के किसी भी कोई भी देश अपने यहाँ पर, भाई वो अपने देश की जो सिटीजन है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा या रिफ्यूजीज के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा, ये एक द्वंद्व या मतभेद वर्ल्ड के देशों में चलता रहता है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस पर सहमत नहीं हो पाती, और कारण भी जेन्युइन है इसका, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया 146 करोड़ जनसंख्या है, वर्तमान में एक डेटा आया था 146 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में। अब यहाँ पर हम अपनी समस्याएं हमारे साथ बहुत ज्यादा है, जॉब लिमिटेड है, तो ऐसे रिफ्यूजीज को शरण देना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। तो ऐसी कंडीशन में रिफ्यूजीज के साथ बहुत शोषण होता है वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, मार दिया जाता है, और आधे रिफ्यूजीज के बारे में तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो इनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है हर साल 20 जून को, ताकि रिफ्यूजीज का सम्मान किया जा सके, लोगों को इनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया जा सके कि इनके भी ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 20 जून को। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 2000 में इसको अनाउंस किया गया था। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में जो अपनाया गया था उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी 2001 में। तो सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की कि हम अगले साल से मनाएंगे, तो पहली बार 20 जून 2001 को यह डे मनाया गया था। 2025 में फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम है। अब यहां पर अगर हम द रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात करें 1951 की, तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक ट्रीटी है, जिसमें बताया गया है पहली चीज तो कि रिफ्यूजी कौन है, कोई भी देश किस आधार पर किसी को रिफ्यूजी घोषित कर सकता है, और इनके अधिकार क्या क्या है, यह सब इन कन्वेंशन में लिखा हुआ है, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में। तो रिफ्यूजीज से संबंधित यह कन्वेंशन 1951 में अपनाया गया था। हालांकि यह लागू किया गया 1956 में, अपनाया गया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है? देखिए, अभी तक हम जो वोट देते हैं ना, वो हम कैसे देते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट हम जो बाहर हैं और वो पोस्ट से वोट कर देते हैं, या फिर हमको डायरेक्ट जाकर वोटिंग या पोलिंग बूथ पर वोट करना होता है। अब भारत का पहला राज्य ऐसा बन रहा है बिहार, जो कि मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से जहां के लोग वोट कर पाएंगे, इसे कहा गया है ई वोटिंग। तो इस फैसिलिटी को शुरू करने वाला पहला राज्य बन रहा है भारत का बिहार राज्य। अभी बिहार में वहां पर नगरीय निकाय चुनाव होना है, जो वहां पर अर्बन बॉडी के इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं बिहार में। तो उसमें पहली बार ई वोटिंग सुविधा दी जा रही है। लिमिटेड लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी, पर ई वोटिंग की सुविधा यहां से शुरू होगी। दो एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं। एक एप्लीकेशन को डेवलप किया है सीडेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, इसे नाम दिया गया है ई वोटिंग सेक बिहार ऐप, ऐप का नाम है ई वोटिंग सेक बिहार ऐप। और एक एप्लीकेशन बिहार इलेक्शन कमीशन डेवलप करा रहा है। 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अनुमान है कि 50,000 लोग ई वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालने वाले। ये ई वोटिंग सुविधा गिने चुने लोगों के लिए है, जैसे कोई माइग्रेंट लेबर है, प्रेग्नेंट वीमेन है, नहीं जा सकती पोलिंग बूथ तक, सीनियर सिटीजन नहीं जा पाते, बीमार रहते हैं या पैर दर्द करते हैं, किसी भी कारण से बीमार लोग हैं, या फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, तो उनके लिए ये ई वोटिंग फैसिलिटी अभी के लिए शुरू की गई है। तो एप्लीकेशन की मदद से लोग घर बैठे बैठे वोट कर पाएंगे। यहां पर पहचान के लिए लाइव फेशियल, एक जो चेहरे का पहचान होता है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से डायरेक्ट पहचान करेगा और उसके माध्यम से वोटर की पहचान की जाएगी। ठीक है। सीडेक, जिसने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुपर कंप्यूटर वगैरह निर्माण में भी काम करता है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इंडिया के पुणे में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है सीडेक का। सुपर कंप्यूटर भी काफी सारे सीडेक ने बनाए हैं,
क्योंकि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जर्मनी के बॉन में आयोजित किया जाता है हर साल, और इसका आयोजन करता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आयोजन करवाता है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। हर साल आयोजित होता है कहां पर? जर्मनी के बॉन शहर में। अभी ये 16 से लेकर 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है, अभी ये चल रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका आयोजन करवाता है। अच्छा, बॉन जलवायु जो बॉन कन्वेंशन है, सॉरी बॉन कॉन्फ्रेंस जो है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, यहां पर इसी के बारे में पहले डिटेल है। इसमें किस बात पर डिस्कस की जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किस बात पर की जाएगी? कॉप का जो सम्मेलन होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का एक सम्मेलन मानो आप इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर यहां पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा की जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। तो वो जो कॉप की बैठक होती है ना, उसमें किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, किस बारे में हम डिस्कस करेंगे? सही है, क्या क्या हमारा ड्राफ्ट होगा, उन सभी को फाइनलाइज किया जाता है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, कि हम कॉप में किस बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला जो कॉप की बैठक हुई थी, जैसा अभी 29th कॉप का आयोजन किया गया था अजरबैजान के बाकू में 2024 में, अब 30वीं कॉप सम्मेलन आयोजित की जाएगी 2025 में। तो पिछली कॉप जो अजरबैजान के बाकू में हुई थी, उसको क्या हमने सक्सेसफुली, उसके जो सक्सेसफुली जो हमारे उस वक्त लक्ष्य थे, क्या हमने उसको हासिल किया? आगे हमारे क्या लक्ष्य है, क्या ड्राफ्ट है अगले कॉप की बैठक का, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। हर साल आयोजित होती है जर्मनी के बॉन में, और 1995 से आयोजित की जा रही है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुका हूं इसका। अब बात आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो ये यूएनएफसीसीसी के तहत होने वाला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर यहां पर बात की जाती है। अब पहली कॉप की बैठक आयोजित की गई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में। जर्मनी के बॉन में रूपरेखा तैयार हुई और जर्मनी के बर्लिन में पहली कॉप बैठक आयोजित की गई। और बॉन शहर में अब हर साल बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। हालांकि कॉप की बैठक अलग अलग जगह पर होती है। अब कॉप 29 2024 में अजरबैजान के बाकू में हुआ था। कॉप 30 इस साल होगा ब्राजील के बेले शहर में 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्फ्रेंस आपको पता चल गई। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक्चुअल में ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत आयोजित हुआ था। ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन, उसमें इस ट्रीटी को साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन के मेंबर के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से रोका जाए। तो इसके लिए ये ट्रीटी अपनाई गई थी और यही आयोजित करवाती है कॉप की बैठकों को। 1992 में बनी थी और 1994 में ये ट्रीटी लागू हुई। 198 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है इस ट्रीटी के तहत। लास्ट क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस साल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी आयोजित की जाने वाली है 2025 में नई दिल्ली में, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी से सांसद कंगना रनौत। ठीक है, यह है कंगना रनौत। तो 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित होगी। इस साल 27 सितंबर को शुरू होगी, 5 अक्टूबर तक 9 दिन तक चलेगी। 12वां एडिशन है। जो पैरा एथलीट होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इस साल 12वां एडिशन है। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल 186 मेडल के लिए इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। 1000 से ज्यादा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी मिलकर इसका आयोजन करवाती है।
पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था जर्मनी के बर्लिन में, और लास्ट जो इवेंट है 2024 में आयोजित किया गया था। वैसे ये 2 साल में एक बार होता है, लेकिन ये लास्ट इवेंट 2024 में आयोजित हो चुका है। 11th एडिशन था और इवेंट आयोजित किया गया था जापान में। 11th एडिशन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। उस वक्त टॉप पर मेडल टेली में रहा था चाइना, जिसने टोटल 87 मेडल जीते थे। सेकेंड पर ब्राजील रहा। यहां पर जो न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट भी खेलते हैं, जो किसी देश के अंडर में नहीं होते, स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं। चाइना ब्राजील हो गया। यूएसए तीसरे प्लेस पर रहा था और इंडिया की रैंक तब रही थी 6th रैंक रही थी। 17 मेडल हमने जीते थे उस वक्त। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11th एडिशन लास्ट ईयर जापान में। हम मेडल टेली में 6ठे स्थान पर थे। डन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 19 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? यह देखने को मिलेगी कहां पर? साइप्रस में। हाल ही में जारी सीपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? 180 वेपन है हमारे पास, न्यूक्लियर वेपन। मंगोलिया का नया पीएम कौन? जनरल शातार गोम्बोजोव मंगोलिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। धरती आबा जनजाति अभियान जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 जून को हर साल। जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? जल गंगा संवर्धन अभियान को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार को। ताल ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ताल वॉल्केनो देखने को मिलेगा फिलीपींस में। आंसर बी। ये सारे करंट अफेयर हो गए, कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहली बार लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रोकोमा रोग आंखों से संबंधित रोग है। यूनाइटेड नेशन ने अभी WHO ने अभी हमको ट्रोकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि हमने इंडिया से ट्रोकोमा को खत्म कर दिया है। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा कहलाती है गंगा रिवर। तीनों क्वेश्चन हो गए, आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के संविधान का आर्टिकल 315 किससे संबंधित प्रावधान करता है? किस प्रदेश में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है भारत में? और रेड बुक किससे संबंधित डेटा को की बात करती है या फिर क्या दर्शाती है? तो तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी काफी सारी है, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।